हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आज आपके राहुल क्लासेस बांका में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीके के कुछ क्वेश्चंस और उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में विशेष तौर से जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो होंगे, मैं पढ़ूंगा क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई है और आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी। आप उसको देख करके अपने कॉपी और नोटबुक में उतार लेंगे, पेन ले लेंगे, कॉपी ले लीजिए और अपना उतार लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में मार्था कुरुमकुम नाम है व्यक्ति का, मार्था कुरुमकुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? मार्था कुरुमकुम जो है ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हुई है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के लिए बात करेंगे और केन्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो केन्या किस लिए प्रसिद्ध है? केन्या चाय के लिए प्रसिद्ध है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। आप सभी जानते हैं कि नैरोबी में क्या है, किस संगठन का मुख्यालय है? नैरोबी में UNEP का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। कहाँ, किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी में, जो कि केन्या की राजधानी है। ठीक है, और संयुक्त राज्य जो पर्यावरण कार्यक्रम का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 5 जून 1972 को। कब हुआ था? 5 जून 1972 को हुआ था। और इसी कारण से हम लोग हर बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को इसलिए मनाते हैं कि जो UNEP की स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जून 1972 को। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के बारे में, जानेंगे कि भारत में जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी? फातिमा बीबी थी। वो कौन थी? फातिमा बीबी थी। और उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी। और उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ थी। तो ये हम लोग अपने बारे में जान गए, अपने महिला मुख्य न्यायाधीशों के बारे में जान लिए। और हाल फिलहाल इधर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? हिमा कोहली। उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? हिमा कोहली। ठीक है, तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर के आया है? आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के आया है तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हुआ है। और भारत जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है वो कहाँ की बनी है? मार्था कुरुमकुम केन्या की बनी है। सभी लोग ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा केयर प्लिक्स वाइटल। केयर प्लिक्स वाइटल क्या होता है, क्या है जो अभी चर्चा में है? ये जो केयर प्लिक्स वाइटल है ये एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है। क्या है? स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जो आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। उससे होगा क्या? ये हमको जो है ना ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो उसको देखेगा, शरीर की एक्टिविटी को देखेगा। ठीक है, ये स्टार्ट किया है एक संस्था है, एक केयर नाउ स्टार्टअप। किसके द्वारा? केयर नाउ स्टार्टअप के द्वारा शुरू किया गया है। और इसको जो चलाना है वो अपने फ़ोन में चलाना है, अपने फ़ोन से इसको ऑपरेट करना है इस एप्लीकेशन को, जैसे सभी एप्लीकेशन को आप ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और अब देखिए कुछ बात हम बात करते हैं, कोई चीज़ बनती है अभी कोरोना के बारे में, तो समझिए कि एक वेंटिलेटर बना हुआ था, आपका प्राण था, स्वस्थ था, वायु था, 3 तरह के जो वेंटिलेटर बनाए गए थे वो हमारे इसरो ने बनाए थे। हाँ, इसरो हमारे भारत की आन बान शान है। समझिए क्या नहीं करते हैं वो, किसी भी प्रकार की विपदा आ जाए, आफत आ जाए, आपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, इसरो पीछे नहीं हटता, कुछ ना कुछ वो बनाते रहते थे। इस बार भी कोरोना के समय में उन्होंने 3 तरह के वेंटिलेटर का नाम दिया था, बनाया था। उनका नाम था आपका प्राण, स्वस्थ और वायु। ठीक है, और इसरो ने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का भी निर्माण किया था जिसका नाम था श्वास। क्या नाम था उसका? श्वास। उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम था श्वास। ठीक है, अब देखिए ये जो कोरोना के कारण होता क्या था, लोगों को इस वायरस के कारण किसी अन्य बीमारियों के साथ मिलकर के बॉडी में, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी तो हम लोगों को ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता था। ठीक है, तो आप समझते हैं इस बात को कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो पूरे बॉडी में यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक घुमा फिरा के हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को देते रहता है। यही काम है हीमोग्लोबिन का। ठीक है,
मेन काम है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, ठीक है। अगर रक्त में यानी हमारे खून में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा होने पर हम कोविड-19 से खतरनाक हो जाएंगे, और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर हम एनीमिया हो जाएगा हमको। मतलब कोई भी चीज़ अगर बैलेंस में नहीं हो तो आपको बीमारी घेर के रख सकती है, ठीक है। कोरोना में अगर आपने डेक्सामेथासोन वगैरह खा लिया तो आपकी जो सिस्टम्स होते हैं, इम्यून सिस्टम, वो बैठ जाता है। मतलब बहुत तरह की दिक्कतें आ जाती है अगर हम अपने शरीर को संतुलित नहीं रखें। तो इसलिए हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस बात को धीरे धीरे अपने अंदर बैठा लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और क्या काम है हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन का और काम है यहाँ से वहाँ घूमना, सब जगह ऑक्सीजन ही देना, यही उसका काम है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन का क्या है, अगर इसके कारण कई प्रकार की शारीरिक गतिविधियों का जो है ना रुकावट पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत तरह, मान लीजिए हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, और हीमोग्लोबिन उसी ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में देता है। अगर वही ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंचाने वाला आदमी कोई नहीं रहे तो आप बताइए क्या होगा? आदमी तो चला जाएगा ऐसे ही। मान लीजिए कोई आदमी कोविड-19 से बीमार है, एम्बुलेंस हो ही नहीं, उसको कैसे पहुंचाया जाएगा अस्पताल? ये तो दिक्कत है ना। तो उसी तरह एक एम्बुलेंस की तरह काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ ऑक्सीजन दो, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ ऑक्सीजन दो, हर जगह ऑक्सीजन भेजो। इसको ये देखते रहता है कहाँ ऑक्सीजन कमी है, कहाँ ऑक्सीजन कमी है। तो ये हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बीते दिनों में जो एक कोलेकैंथ नाम की कोई चीज़ थी, कोलेकैंथ नाम की, वो क्या थी? कोलेकैंथ वो जो थी ना, वो एक मछली थी। क्या थी? वो एक मछली थी जो 42 करोड़ साल पुराने समय की मछली की प्रजाति है। और उस समय वो डायनासोर जब होते थे तो उस समय डायनासोर की प्रजाति वाले मछली, सोचिए अभी तक उस प्रजाति की मछली हमारे यहाँ है और इसको लुप्त प्राय की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया था। लेकिन अभी जब ये जिंदा पकड़ी गई है तब इसको अति संकटग्रस्त की श्रेणी में डाल के रखा गया है, क्योंकि उतनी पुरानी मछली है, हम लोगों के ज़माने की मछली है, बाप दादा के ज़माने की मछली है। 42 करोड़ साल पुराना यही है क्या? नहीं ना। ये मछली मिली कहाँ से है? ये मछली मिली है मेडागास्कर में। कहाँ मिली है? मेडागास्कर। और मेडागास्कर कहाँ है? मेडागास्कर कहाँ है? किस महासागर में मेडागास्कर है? मेडागास्कर है आपका हिंद महासागर में। किस महासागर में? हिंद महासागर में, ठीक है। और ये मछली जो है इसमें किसको पैर होते हैं? ये 4 पैरों की मछली है। कितने पैरों की मछली है? 4 पैरों की मछली है, 4 पैर होते हैं इसके, ठीक है। एक मछली हाल फिलहाल भी इधर मिली हुई थी, आपके महाराष्ट्र में एक प्रजाति खोजी गई थी जिसका नाम था सिस्टूरा हिरण्यकेशी। क्या नाम था? सिस्टूरा हिरण्यकेशी उसका नाम था, जो महाराष्ट्र में मिली थी। और जो सिस्टूरा हिरण्यकेशी है ये ताजे पानी की मछली है। किस पानी की मछली है? ताजे पानी की मछली है। और उद्धव ठाकरे के जो पुत्र थे छोटे वाले, उसने उनको खोजा था यहाँ महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मछली का बात। तो ये कौन सी प्रजाति थी? 42 करोड़ साल पुराने मछली की प्रजाति थी, जो आज हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो समझिएंगे। अब हम अगला देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो कितना खतरनाक है और परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ों को समझेंगे। आप हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ पढ़ेंगे उसको आप याद रख लीजिए। जब तक आप याद नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, आपको याद नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बना देते हैं। आप उसको 10 मिनट में देख करके बर्बाद ना करें, आप उसको पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आप चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 21 मई 2021 को, यही 21 मई 2021 को प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया। सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया। तो आप बताइए, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया? सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चलाया गया चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन। जो बताए हुए थे कि चिपको आंदोलन पर एक अलग से हम वीडियो बनाए हुए थे। जब उनका निधन हो गया था तो उनको हमने श्रद्धांजलि दी थी, एक वीडियो बनाकर उनके बारे में बात करके, चिपको आंदोलन के बारे में बात करके, लोगों को पर्यावरण को पेड़ लगाने के लिए
प्रोत्साहित किया हमने और उससे उनको श्रद्धांजलि मिली हो, दी हमने उनको, ठीक है। तो आप बताइए, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। उत्तराखंड में जब ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय सुंदरलाल बहुगुणा जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। टिहरी बांध के निर्माण पर भी रोक लगाई थी। वो टिहरी बांध के निर्माण के विरोधी भी थे कि आप जो है उत्तराखंड के जो सौंदर्य हैं उनकी सुंदरता को ये नष्ट कर देगा। इन सब चीज़ों के वो विरोधी थे। खास करके पर्यावरण के खिलाफ तो वो जाना ही नहीं चाहते थे। आप ये सोचिए ही मत, हम तो पिछली वीडियो में बता चुके थे कि अभी के समय में आपके सामने पेड़ कट जाए तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, लोग मर जाते हैं, रोड पे लोग बैठते हैं, उतनी खराब ज़िंदगी जीते हैं, लोगों को जीने में दिक्कत है, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुंदरलाल बहुगुणा जी को पेड़ों से प्यार था, पर्यावरण से प्यार था, और उसी प्यार का नतीजा है कि अभी तक हम लोग एक स्वस्थ सांस ले पा रहे हैं। अन्यथा आप समझिए कि क्या होता लोगों का जब अभी ऑक्सीजन खरीदा जा रहा है तो, ठीक है। चलिए, वो बात की बात है, उस वीडियो में आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो कब चला था उत्तराखंड में जो ये आंदोलन चला था, ये आंदोलन 1974 में स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में। और ये जो आंदोलन था ये पेड़ों के संरक्षण के लिए था। ज़्यादातर महिलाएं इसमें भाग ली थी, हम बता रहे हैं आपको, महिलाओं ने इसमें ज़्यादा भाग लिया था, ठीक है। और सबसे पहले जो ये आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था आपका राजस्थान के खेतड़ली में। खेजड़ली नाम था उनका, खेजड़ली। अभी वर्तमान में उनका नाम खेतड़ी है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उस समय जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय इसका नाम खेजड़ली था, ठीक है। सर्वप्रथम 1730 में वहीं पे ये आंदोलन शुरू हुआ था। और उसके जो अगुवाई करने वाले लोग थे, सबसे पहले उनका नाम था अमृता सिंह बिश्नोई। क्या नाम था उसका? अमृता सिंह या अमृता देवी बिश्नोई उनका नाम था। उन्होंने ही इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और महिलाओं को भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए उन्होंने कहा कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। वहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ था और बहुत से लोगों को उस समय मार दिया गया था, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, जो हमने चिपको आंदोलन का एक स्पेशल वीडियो बनाया है, इसके पीछे वाला सुंदरलाल बहुगुणा के श्रद्धांजलि के मतलब जब उनका निधन हो गया तो उनकी श्रद्धांजलि पे हमने बनाया था, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस आंदोलन में ये इस तरह का जो आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन, कई जगहों पर अलग अलग तरीके से हुआ। कई जगहों पे अलग अलग नाम थे इनके। अब उत्तराखंड में हुआ तो चिपको आंदोलन हो गया, साउथ में हो गया तो अपिक्को आंदोलन हो गया। तो अपिक्को आंदोलन जो हुआ था, ये अपिक्को जो लैंग्वेज है ये कन्नड़ भाषा में चिपको शब्द का एक अनुवाद है। कन्नड़ भाषा में चिपको शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? एपिक्को। क्या बोलते हैं? एपिक्को। तो कन्नड़ भाषा में यानी साउथ क्षेत्र में जो स्टार्ट हुआ था ये चिपको आंदोलन, वो स्टार्ट हुआ था आपका कर्नाटक से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कर्नाटक से आपका स्टार्ट हुआ था, साउथ इंडिया से, ठीक है। तो ये सब चिपको आंदोलन की बातें थी, ये सब हमने जान ली। सारी बातें हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में बता दिया। इनको मिला था आपका पद्म विभूषण भी मिला था 2009 में। 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जो पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं। उनसे अच्छा व्यक्ति तो मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ। पर्यावरण ही हमारा सच्चा मित्र है और हम पर्यावरण से ही हैं। इस बात को आप सभी जानिए, समझिए, सोचने वाली बात है, गहन करिए इस बात पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार। बांग्लादेश का सर्वोच्च पुरस्कार का क्या नाम है? जिस प्रकार भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भारत रत्न है, उसी तरह हमने ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि बांग्लादेश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका क्या नाम? तो बांग्लादेश का जो पुरस्कार है उसका सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है स्वाधीनता पुरस्कार। क्या नाम है उनका? स्वाधीनता पुरस्कार। यह पुरस्कार 1977 में बांग्लादेश में शुरू हुआ था और हमारे देश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनको भी 2011 में ये पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। और 2021 में इन्होंने ये स्वाधीनता पुरस्कार 9 व्यक्तियों को दिया और एक संगठन को दिया और 9 व्यक्तियों को दे दिया, ठीक है। तो इस स्वाधीनता पुरस्कार कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो बांग्लादेश का। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है?
तो हर बार हम लोग जो जैव विविधता दिवस मनाते हैं वो जैव विविधता दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। और याद रखिए, इसके बारे में जो बात करेंगे उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में और पूर्वी हिमालय में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। तो जैव विविधता का जो अधिनियम आया, जो जैव विविधता का जो अधिनियम था वो किस अधिनियम से आया? वो था 2002 का अधिनियम। किसका अधिनियम था? 2002 का अधिनियम था वो। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता आपका अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में है। जो अमेजन वर्षा वन है वो कहाँ है? वो है आपका ब्राज़ील में। और इसी वन को धरती का फेफड़ा कहा जाता है और इस वन को आप सेलवास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रतिवर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को हम लोग सर्वाधिक जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अक्सर जो चर्चा में रहने वाला व्हाइट फंगस है, ब्लैक फंगस तो अलग था, अब ये वाइट फंगस है, या ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग है। एक फंगस अभी और आ चुका है जिसका नाम है येलो फंगस, लेकिन येलो फंगस उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर देते हैं, जिसके लिए हम लोग को अपने ऊपर खतरा महसूस होने लगता है किसी भी फंगस का नाम सुन करके, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि अभी येलो फंगस भी आया है, ब्लैक फंगस भी है और वाइट फंगस भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वाइट फंगस का बात कर रहे हैं कि वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है। इस वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम है आपका कैंडिडोसिस। क्या नाम है? कैंडिडोसिस। स्क्रीन पर देख लीजिएगा आप, कैंडिडोसिस क्या नाम है उसका? कैंडिडोसिस नाम है उस वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। जिस प्रकार से ब्लैक फंगस का जो नाम है वैज्ञानिक म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं उनको, उसी प्रकार से इससे कैंडिडोसिस बोलते हैं, ठीक है। और इसका पता लगाने के लिए हमको हाई रेजोल्यूशन का सीटी स्कैन करना पड़ता है। हाई रेजोल्यूशन का सीटी स्कैन करना पड़ेगा, तभी हमको इसका पता चलेगा कि ये वायरस वास्तव में वाइट फंगस है। इतनी आसानी से पता नहीं चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि 69वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? 69 यानी 69वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो वो अपने नाम हुआ है एंड्रिया मेजा के नाम। किसके नाम हुआ है? एंड्रिया मेजा। तो एंड्रिया मेजा है कहाँ की? तो एंड्रिया मेजा आपकी है मैक्सिको की। कहाँ की है? मैक्सिको की है। और 2019 में जो पुरस्कार मिला था, ये मिस यूनिवर्स का जो ताज मिला था, वो किसको मिला था? वो मिला था जोजीबिनी टुंजी। किसको मिला था? जोजीबिनी टुंजी को मिला था। उनका नाम ही था जोजीबिनी टुंजी। एंड्रिया मेजा जो 2020 में जो मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है, ये मैक्सिको की है। कहाँ की है? ये मैक्सिको की रहने वाली है। और जो जोजीबिनी टुंजी थी वो कहाँ की थी? वो थी साउथ अफ्रीका की। वो कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका की महिला थी जोजीबिनी टुंजी। और सबसे ज़्यादा दिन तक मिस यूनिवर्स में रहने का खिताब भी जोजीबिनी टुंजी के नाम ही है। इसका कारण ये है कि कोविड-19 के वजह से इनका जो है समय ज़्यादा हो गया, इसलिए ये अब इन्हीं के नाम इनका रिकॉर्ड हो गया है कि सबसे ज़्यादा समय तक मिस यूनिवर्स रहने वाली कौन है? जोजीबिनी टुंजी। जोजीबिनी टुंजी कहाँ की है? साउथ अफ्रीका की है, ठीक है। जब जोजीबिनी टुंजी ने उस समय भाग लिया था ना मिस यूनिवर्स में, तो लगभग 90 सुंदरियों ने भाग लिया था। 90 मिस यूनिवर्स थी, 90, ठीक है। तो उस समय एक भारत की भी थी, उनका नाम था वर्तिका सिंह। भारत की भी थी वर्तिका सिंह। तो जब कोई महिला वगैरह काम करती है या हमारे जितने भी नागरिक भारत के लोग किसी ऐसे जगह पे चले जाते हैं, तो काफ़ी गर्व महसूस होता है अपने आप पर कि जो भारतीय हैं उनका सम्मान अभी भी है। हमने अपनी संस्कृति बचाई हुई है, इसलिए हमारा सम्मान अभी भी होता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल देख रहे होंगे कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन उस युद्ध में जो एक महिला थी हमारी, जो कि इडुक्की केरल की रहने वाली थी, जो नर्स थी, इनको हाल फिलहाल ही एक उन्होंने अपने यहाँ का सिटीजनशिप अवार्ड दिया। तो सोचिए कि वो हमारे भारत की इडुक्की की केरल की रहने वाली थी, उनको इजराइल ने उनको अवार्ड दिया। इजराइल में अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य ऐसा कोई काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, तो उसको ये अवार्ड इजराइल देता है, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अगले क्वेश्चन में वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमने बात कर ली 69वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता?
जो 2020 में दिया गया था वो जीता एंड्रिया मेजा ने। 2019 में किसने जीता था? तो 2019 में जीता था जोजीबिनी टुंजी ने। भारत की ओर से सेमीफाइनल में कौन थी 2019 में जोजीबिनी टुंजी के साथ सेमीफाइनल में पहुंची थी? वो थी वर्तिका सिंह। कौन थी? वर्तिका सिंह। तो याद रखिएगा वो थी वर्तिका सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जैव ईंधन नीति। जैव ईंधन का मतलब आप समझते हैं कि हमारे सड़े हुए पदार्थ, गले हुए पदार्थ, गोबर, लकड़ी या जो कुछ भी हैं वेस्ट पदार्थ, उससे हम क्या करते हैं? ईंधन बनाते हैं। चाहे गैस बनाएं, चाहे किसी भी प्रकार की ईंधन बनावें, उसको बोलते हैं जैव ईंधन। क्या बोलेंगे उसको? जैव ईंधन। जैव ईंधन वो है जिससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, उसको जैव ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो इस नीति को लागू करने वाला देश का जो हमारे भारत का पहला राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा देश है? राजस्थान। राजस्थान एकमात्र राज्य है जिन्होंने अभी तक सबसे पहले लागू किया है जैव ईंधन नीति को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान में और भी चीज़ें हैं। राजस्थान में कुछ झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण झील हैं वो हम आपको बता देते हैं, बाकी बातें अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। अगर राजस्थान के बारे में चर्चा होगी तो छोटी छोटी बातें हम बताते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप भी देखते देखते जो है परेशान हो जाइएगा, क्या राहुल सर जो है कि एक ही वीडियो में देते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे, आप थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो राजस्थान में जो झील है वो याद रखिएगा। पहला है जयसमंद झील, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है पिछोला और आना सागर, फाई सागर, पुष्कर, सिलसेड़, नक्की, बालसमंद, कोलायत, फतह सागर, उदय सागर, ये सारी झीलें वहाँ की है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है वो है आपका राजसमंद, जयसमंद, पिछौला, पुष्कर, बालसमंद, ये सब बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा के कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं सब क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इन सब क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। जो अगला एपिसोड आएगा हमारा वो एक अलग तरीके से क्वेश्चंस में आएगा और हम इसी प्रकार से जितने क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन की व्याख्या हम आपको देंगे, ताकि आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए। लोग वस्तुनिष्ठ तो काफ़ी पढ़ते हैं। हम ये बता देंगे भारत की राजधानी कहाँ, एक लाइन में हो जाएगा दिल्ली, लेकिन वैसे पढ़ने से नहीं होगा। अगर हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे उस चीज़ को विस्तार से पढ़ देंगे, उसके बारे में हर कुछ जान जाएंगे। अभी जब हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में बात करेंगे तो चिपको आंदोलन भी आ गया, चिपको आंदोलन आ गया तो एपिको आंदोलन भी हो गया। तो सब क्वेश्चन को हम लोग साथ साथ लेके पढ़ेंगे। एक ही साथ जब पढ़ लेंगे तो फिर याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा हमें। जब समझ में आ जाएगा ना तो ये माइंड में जब घुस जाएगा तो इसके बाद कोई नहीं निकाल सकता। कोई ऐसा नहीं है जो इस माइंड में घुसने के बाद निकाल सकता है। इसलिए आप याद रखिए, हम एक क्वेश्चन के साथ अनेकों क्वेश्चन करेंगे। आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप उससे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा और आपके लिए नए नए एपिसोड हर दिन आ जाएंगे। ये आज का पहला भाग है, आप हमको देख के बताइएगा। और अंत में जब आप देख लीजिएगा इस वीडियो को तो अंत में क्या करिएगा, अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सब्सक्राइब बटन पे भी घूम फिर लीजिएगा। ठीक है, तो दबा दीजिएगा एक बार, अच्छा लगेगा। इसके लिए हम नेक्स्ट अगले दिन एक नया वीडियो लाएंगे, ताकि आपके तक एक अच्छी वीडियो पहुंच जाए, अच्छा ज्ञान मिले आपको। ठीक है, और हम जितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप भी उतना मेहनत करिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें होती है वो किसी बिना मेहनत के नहीं होती है। वीडियो भी बनती है तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, आप पढ़ेंगे तो उसमें भी मेहनत है। बिना मेहनत के भाई साहब कुछ नहीं होगा, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, बात करेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे हम छुट्टी ले रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।